वालेकुम। मैं आपका टीचर मलिक सदाम अमान। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 फेडरल बोर्ड की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन पार्ट सेकंड ग्रेड 12। सेकंड चैप्टर का नाम है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, शॉर्ट फॉर्म में SDLC बोलते हैं। इस चैप्टर में हम जो पॉइंट्स पढ़ेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन अ सिस्टम। सिस्टम डिफाइन करना है कि सिस्टम क्या होता है। इसके बाद एक्सप्लेन करना है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SDLC, ऑब्जेक्टिव्स बताने SDLC के क्या हैं। स्टेक होल्डर्स एंड देयर रोल्स। स्टेक होल्डर SDLC के कौन से उनके रोल्स क्या हैं। फिर फेजेस बताने SDLC के। प्लानिंग है, फिजिबिलिटी है, एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में दो मेन पॉइंट्स हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट है, डिज़ाइन है, डिज़ाइन में एल्गोरिदम है, फ्लो चार्ट है, सीडो कोड है, कोडिंग है। नेक्स्ट आपके पास टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन है, डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन है, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट है। नेक्स्ट मेजर टॉपिक है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग SDLC। तो आपने SDLC की नेक्स्ट जो इसमें हम स्टडी करेंगे वो है मैनेजमेंट इन SDLC। क्या आप SDLC में मैनेजमेंट किस तरह करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या रोल परफॉर्म करता है। सिस्टम एनालिसिस क्या करता है। प्रोग्रामर किस तरह रोल परफॉर्म करता है। सॉफ्टवेयर टेस्टर किस तरह करता है, और कंज्यूमर एंड पे किस तरह होते हैं। तो ये इस चैप्टर में हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है सिस्टम का। SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ सॉफ्टवेयर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और अल्टरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, जिससे आप क्रिएट करते हैं या इंफॉर्मेशन में चेंजिंग लाते हैं। In other words, these are the models and methodologies that experts use to develop these systems. Software engineering is an engineering approach for software development. ये SDLC मोस्टली हम मेथड यूज़ करते हैं या मॉडल यूज़ करते हैं किसके लिए, कि हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग अप्रोच यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलप करें। In software engineering, the SDLC concept reinforce many kind of software डेवलपमेंट टेक्निक। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेक्निक डेवलपमेंट टेक्निक्स अप्रोच करते हैं। उनमें से कुछ एक जो है वो SDLC है। These techniques form the framework for planning and controlling the creation of information system. ये टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं इससे हमें फ्रेमवर्क क्रिएट होता है ताकि हम प्लानिंग कर सकें, कंट्रोलिंग कर सकें इसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो SDLC मेन कंसेप्ट ये है पढ़ने का कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, चाहे वेबसाइट है चाहे मोबाइल ऐप है, तो उसको डायरेक्ट हम जाके डेवलपमेंट नहीं शुरू करते। उसके हम फेजेस चेक करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, उसके जब अंडरस्टैंडिंग होती है कंप्लीट तब जाके हम अपना कोडिंग करते हैं। डायरेक्ट जाके हम कोडिंग नहीं शुरू कर देंगे या डिज़ाइनिंग शुरू नहीं कर देंगे। हम सारे फेजेस को स्टडी करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तब जाके हम फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन पे काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है आज सिस्टम। सिस्टम को डिफाइन करना है तो सिस्टम क्या है। सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स। सिस्टम क्या है, सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं फॉर कलेक्टिंग, क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कलेक्ट करते हैं, आपकी क्रिएट करते हैं, स्टोरिंग करते हैं, प्रोसेस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। A system can be developed by applying set of models
सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है सेट ऑफ मॉडल से, प्रोसीजर से, रूटीन से, इन प्रॉपर सीक्वेंस के लिहाज से, तरतीब से, ताकि आप स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकें। इसके बाद आपके पास है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल क्या है? आपको यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रोसेस है जिसमें आप सीरीज ऑफ स्टेप्स और फेजेस की हेल्प से कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं या सिस्टम डेवलप करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? तो सबसे पहले इसके पास इम्पोर्टेंस में है डिलीवरी क्वालिटी सॉफ्टवेयर। वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डिलीवर करता है जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट मीट करता है। It ensures that the requirement for the development of software system as well as defines subsequent satisfaction। वो आपकी डेवलपमेंट जो सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसको वेल डिफाइन करता है और उसके सब सीक्वेंस को सेटिस्फाई करता है। इट डिलीवर्स कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। ठीक है, जब वो कंप्लीट आप SDLC परफॉर्म करते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम डेवलप करता है। इट मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है मैक्सिमाइज हो जाती है। ये इसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं SDLC के। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। 3 प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है जी हाईली क्वालिटी सिस्टम आर डिलीवर। इंश्योर करना कि हाई क्वालिटी जो सिस्टम है वो डिलीवर किया जाए। उसके बाद प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट, ताकि मैनेजमेंट उस प्रोजेक्ट पे कंप्लीट कंट्रोल कर सके। और पेजर पॉट है इसके बाद मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ताकि उससे से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ली जा सके। One of the major SDLC to establish the approach level of management authority to direct, coordinate and control, review, approach the software development project। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो आपके मैनेजर लेवल पे होते हैं उनको कंट्रोल देना, ताकि वो क्लाइंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें, कोऑर्डिनेट करते रहें, कंट्रोल करें, रिव्यू करें कि क्लाइंट की क्या अप्रोच है, आपकी डेवलपमेंट की क्या अप्रोच है, ताकि एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है डिलीवर किया जा सके। SDLC should identify the potential project risk in advance so that the proper planning should be done early। अगर कोई रिस्क आता है, चाहे फाइनेंशियल रिस्क है, चाहे टाइम डिलीवरिंग का रिस्क है, चाहे कोई भी रिस्क है, उसको पहले से देख लिया जाए पोटेंशियल रिस्क को, और एडवांस में आप उसका कोई ना कोई इजी हल निकाल लें ताकि आप डिलीवर टाइम पे कर सकें। या क्लाइंट को पहले इन्फॉर्म कर दें कि ये इसमें रिस्क है, यहाँ पे हमने इस तरह टैकल करना है, तो आप इजीली उसको हर्डल को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स ऑफ SDLC। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं SDLCs के? आर दोज एंटिटीज एंड ग्रुप्स विच आर आइदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर्स SDLC के वो हैं जो एंटिटीज़ हैं या ग्रुप हैं। एक इंडिविजुअल बंदा है या ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं। उनमें से कुछ स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ डेवलप कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। वो सारे स्टेक होल्डर्स में आते हैं। स्टेक होल्डर्स में भी यूज़र, जो एंड यूज़र है वो भी स्टेक होल्डर्स में आता है, मैनेजर भी आता है, डेवलपर भी आता है। इट इज़ ड्यूटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर की ड्यूटी है कि वो आइडेंटिफाई करे स्टेक होल्डर्स को और डिटरमाइन करे उसकी रिक्वायरमेंट को, ताकि वो रिक्वायरमेंट को इजीली गैदर कर सके और डिटरमाइन करे कि किस यूज़र ने कितना चीज़ को किस तरह यूज़ करना है, टैकल करना है। एक्सेप्शन चेक करनी है और मैनेजर ने इन्फ्लुएंस चेक करना है कि रिलेशन रिक्वायरमेंट जो है वो सक्सेसफुली प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है कि नहीं। इसके बाद फेजेस ऑफ SDLC हैं। स्टेक होल्डर्स की मैं एक एग्जांपल इस तरह आपको दे सकता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वेबसाइट,
तो वेबसाइट में आपको क्लाइंट के लिए अगर डिलीवर करना है, और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्रोजेक्ट ले लेते हैं रेंट अ कार वाला। तो रेंट अ कार में आपके पास 3 स्टेक होल्डर्स जर्नल आएंगे, एक क्लाइंट आ जाएगा, एक जिसकी रेंट अ कार की कंपनी, और तीसरा डेवलपर आ जाएगा। तो डेवलपर जब तक क्लाइंट की एंड रिक्वायरमेंट को समझेगा नहीं तब तक वो डिलीवर नहीं कर सकता, इसलिए उसको दोनों की रिक्वायरमेंट देखनी है, रेंट अ कार के ओनर की भी, कि वहाँ पे वो बिजनेस कैलकुलेट करे अपने अकाउंट्स की कितनी कार्स हैं, वो सारी चीज़ें, और जो एंड क्लाइंट है जिसने वो रेंट कार लेनी है उसकी रिक्वायरमेंट चेक करे कि वो ऑनलाइन अवेलेबल हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, इजीली अवेलेबल हो, उसमें कोई हर्डल ना आए। तो ये मेजर 3 स्टेक होल्डर्स हैं। वो प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होते हैं, स्टेक होल्डर्स कहीं पे बढ़ जाते हैं, कहीं पे कम हो जाते हैं, वो प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होता है। लेकिन जनरल जो आपके पास स्टेक होल्डर्स हैं वो एंड क्लाइंट होता है, मैनेजर होता है और डेवलपर होता है। इसके बाद SDLC के फेज़ हैं, स्टेप्स हैं, कि इसमें कौन कौन से फेजेस लेके हम काम करते हैं। तो सबसे पहले फेज़ है हमारे पास डिफाइन प्रॉब्लम। ये आप पिक्चर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे तो वो नेक्स्ट फेज़ में प्लानिंग में जाएगी। जब प्लानिंग क्लियर हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट आपकी फिजिबिलिटी में जाएगी, फिजिबिलिटी क्लियर होगी तो एनालिसिस में जाएगी, एनालिसिस जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद डिज़ाइन आएगा, डिज़ाइन के बाद नेक्स्ट आपका कोडिंग आएगा, कोडिंग के बाद आप टेस्टिंग करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे। अगर किसी भी जगह कोई इशू आता है तो वो हम आप रिसाइकल करेंगे बैक स्टेज पे, फेस पे। अगर मेंटेनेंस में कोई इशू आ रहा है तो अगर फॉर एग्जांपल लास्ट तक आप जाते हैं और आपके प्रोजेक्ट में कोई मेजर इशू आ रहा है तो फिर आप रीडिफाइन करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास कोडिंग में कोई एरर आ रहा है टेस्टिंग के दौरान, तो टेस्टिंग क्या करेगा, बैक कोडिंग को सेंड करेगा, कोडिंग उसमें चेंजिंग करेगा और फिर टेस्टिंग करेगा। तो ये इसके फेजेस यूं भी रन होंगे बैक टू बैक भी, और मेजर अगर इशू आएगा तो वो आपके डिज़ाइन में आएगा। इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वाटरफॉल बोलते हैं, वाटर की तरह ये स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहा होता है। यहाँ पे आपके पास ये फेजेस की पिक्चर है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, डिज़ाइन से लेके मेंटेनेंस तक यहाँ पे 9 फेजेस बन रहे हैं और 10 फेजेस बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन फेज को पढ़ लेते हैं। डिफाइन फेज में क्या, इन दिस फेज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड और सिस्टम टू बी डेवलप इज क्लियरली डिफाइंड। जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या सिस्टम डेवलप करना है उसको क्लियरली डिफाइन किया जाए। ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड and approved for the customer and the company, which consist of all the product requirements to design developed during the development life cycle। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारों को डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा और कस्टमर को और कंपनी को तमाम प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स के डिज़ाइन दिखाए जाएंगे या उसे समझे जाएंगे, अंडरस्टैंड किए जाएंगे, तब जाके आप सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में काम कर सकते हैं। तो एग्जांपल उन्होंने दिया, स्टूडेंट एग्ज़ाम सिस्टम डेवलपमेंट करना है, एक एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप करना है स्टूडेंट के लिए। So a student examination system is need to develop that cover all aspect of examination taken to the student result generation। स्टूडेंट के जो ना भी सिस्टम है, यानी कि टेस्ट आपके बाई मंथली हैं एनुअल है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी और एंड में आपका रिज़ल्ट भी जनरेट होगा। तो ये उसमें डिफ़ाइन फेज़ में है। नेक्स्ट आपका आता है प्लानिंग फेज़ में। डिफ़ाइन में आप सिंपल डिफ़ाइन करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, यहाँ पे आप कोई चीज़ डेवलप नहीं करते। प्लानिंग फेज आ जाते हैं। ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट इज डिटरमाइंड। प्लानिंग फेज में आप ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन उसकी जो इश्यूज हैं वो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। एंड एस्टिमेटेड रिसोर्स, रिसोर्सेज हमें कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, सच एज पर्सनल, कोई पर्सन रिक्वायर्ड है, कोई कॉस्ट क्या, कोई प्रोडक्ट लेनी है उसकी कॉस्ट है, ठीक है, प्रिपेयर करना है और उनके कंसेप्ट को और न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। तो वो सारी चीज़ें हम प्लानिंग फेज में स्टडी करेंगे, देखेंगे। ऑल द इंफॉर्मेशन इज एनालाइज टू सी
जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे, अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्रिएट करेंगे एक प्रोडक्ट के। और उसके बाद इफ़ देयर नो अदर वेरिएबल अल्टरनेटिव, अगर उसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो इन्फॉर्मेशन को असम्बल करेंगे और प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे और प्रेजेंट करेंगे मैनेजर को ताकि वो अप्रूव कर सके। एग्जाम्पल अगेन एग्जामिनेशन सिस्टम किया तो प्रोजेक्ट प्लानिंग विल बी मेड टू सेट अल्टीमेटेड गोल्स। तो जितने भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग है वो सारे हम सेट करेंगे और उसको अल्टीमेटेड गोल के लिए सेट करेंगे, एस्टिमेट करेंगे रिसोर्सेज की, ताकि पर्सनल कॉस्ट को प्रिपेयर किया जा सके और नेक्स्ट लास्ट में मैनेजर को प्रेजेंट किया जाए। तो प्लानिंग फेज़ में आप जस्ट प्लानिंग करते हैं, यहाँ भी आपकी प्रोडक्ट तैयार नहीं होगी, जस्ट आप प्लानिंग करके आपके मैनेजर को इसकी डिटेल देते हैं। उसके बाद फिजिबिलिटी है, फिजिबिलिटी में हम स्टडी करेंगे कि वो प्रोजेक्ट पॉसिबल भी है कि नहीं, या उसमें क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेसेस हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी इज़ यूज टू असेस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ प्रपोज सॉफ्टवेयर और सिस्टम। फिजिबिलिटी में हम स्टडी करते हैं कि उस प्रोजेक्ट की क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, और प्रेजेंट करते हैं डायरेक्टिव्स एक्टिविटीज़ को ताकि हम प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट ला सकें, अचीव करते हैं डिज़ायर रिजल्ट। जो डिज़ायर रिजल्ट है वो अचीव हो भी सकता है कि नहीं। द नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज डिपेंड प्राइमरी ऑन द एरियाज इन विच द एनालिसिस प्रोडक्ट आर इम्प्लीमेंट। जो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो डिपेंड करती है कि प्राइमरी एरिया क्या है, उसको किस तरह एनालाइज किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिजिबिलिटी स्टडी में एनालिसिस करते हैं, एवोल्यूएट करते हैं कि पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा भी है कि नहीं, डिटरमाइन कर रहा भी है कि नहीं, टेक्निकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, लीगली, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, वो सारे ये एस्पेक्ट चेक किए जाते हैं ताकि उसकी कॉस्ट और टाइम यूज़ करते हुए हम प्रोडक्ट बना भी सकते हैं कि नहीं। फिजिबिलिटी स्टडी में इम्पोर्टेंट स्टेप है SDLC का, इसमें डिवाइड करते हैं फॉलोइंग फॉर्म में। टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि वो प्रोडक्ट टेक्निकली डिज़ाइन भी हो सकता है कि नहीं। उसकी कॉस्ट चेक की जाती है इकोनॉमिकल में, जो क्लाइंट की कॉस्ट है वो उस कॉस्ट को कवर कर रहा भी है कि नहीं। उसके बाद ऑपरेशनल फिजिबिलिटी भी है कि नहीं। अगर इन दोनों चीज़ों में टेक्निकल इकोनॉमिकल क्लियर होने के बाद अगर आप ऑपरेशनल नहीं है तब भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन नहीं होगा। लीगल एस्पेक्ट चेक किए जाते हैं कि लीगल तौर पे वो बनाया भी जा सकता है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजन की रिलेटेड कोई वेबसाइट है तो वो रिलीजन लीगल में आ जाएगा, या आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के लीगल एस्पेक्ट्स चेक करने पड़ेंगे, कानून स्टडी करने पड़ेंगे, फिर आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और स्केजुअल चेक करेंगे, स्केजुअल के मुताबिक वो उस टाइम ड्यूरेशन में बन भी सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप फिजिबिलिटी में चेक करेंगे। इसकी एग्जांपल है कि मैनेजमेंट सिस्टम है एग्जामिनेशन स्टूडेंट का, तो वो ऑल टाइप ऑफ फिजिबिलिटी चेक करेंगे और फिर लास्ट में आप मैनेजमेंट को देंगे ताकि वो फाइनल अप्रूवल दें। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद आपके पास एनालिसिस है। एनालिसिस स्टेज में फेज़ क्या होता है, प्रोजेक्ट टीम डिटरमाइन करती है एंड यूज़र रिक्वायरमेंट के, एंड यूज़र रिक्वायरमेंट की है क्या। फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन सिस्टम है, एंड यूज़र यहाँ पे आपके पास स्टाफ होगा, टीचर होंगे, तो यहाँ पे वो उनकी स्टडी की जाती है कि एंड यूज़र रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ऑफन दिस इज़ डन व्हेन द असिस्टेंस ऑफ क्लाइंट फोकस ग्रुप, क्लाइंट के जो फोकस ग्रुप होता है उससे असिस्टेंट ली जाती है ताकि आप प्रोजेक्ट को बेहतर डिज़ाइन कर सकें। विच प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर नीड्स, वो अपनी प्रोजेक्ट की नीड्स देते हैं, उसको एक्सेप्शन न्यू सिस्टम और हाउ इट परफॉर्म। अगर कोई नया सिस्टम है तो उसको डिज़ाइन किया जाता है, नहीं तो ओल्ड सिस्टम में स्टडी किया जाता है कि वो किस तरह परफॉर्म हो रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ। In this phase, the in charge of the project team must be decide whether the project should go ahead with the available resources or not. इस फेज़ में हम प्रोजेक्ट टीम डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट जो है आगे कंटिन्यू हो सकता है इन रिसोर्सेज से कि नहीं। Analysis are also looking at the system to see what
and how it done its job, doing its job. तो एनालिसिस सिस्टम चेक करेगा कि ये सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहा है वो किस तरह अपना काम परफॉर्म कर रहा है. तो प्रोजेक्ट टीम आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन. प्रोजेक्ट की जो टीम होती है वो आपसे कुछ क्वेश्चन एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड करती है क्लाइंट से. कैन द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलप विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड बजट. क्या वो इस सिस्टम जो डेवलप कर रहे हैं वो रिसोर्सेज से और अवेलेबल बजट के अंदर डिज़ाइन हो सकता है. विल द सिस्टम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन. इससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा कि नहीं. डज द एग्जिस्टिंग सिस्टम इवन नीड टू रिप्लेस. अगर कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको कोई रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है या इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है. स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की अगेन एग्जांपल है. इसमें एनालिसिस करेंगे कि जो टीम आपकी स्कूल कॉलेज विज़िट करेगी उसमें एग्जामिनेशन सिस्टम को स्टडी करेगी और उसमें अपने इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करेगी कि ये चीज़ें आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं अगर पहले से एग्जिस्ट करता है सिस्टम. अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो नया मॉडल डिज़ाइन होगा और नए मॉडल की जितने भी हर्डल्स हैं वो आपके फिजिबिलिटी में और एनालिसिस में क्लियर हो जाएंगे. फिफ्थ पॉइंट है इसका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे. तो इसमें आ जाता है इट इज़ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन यूज़र एक्सेप्शन फॉर अ न्यू और मॉडिफाई सिस्टम. इसमें हम चेक करते हैं कि यूज़र के न्यू या मॉडिफाई सिस्टम डिज़ाइन हो सकता है कि नहीं या मॉडिफाई हो सकता है कि नहीं. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ यूज़र टू आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट द पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम. जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है वो क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सकता है पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर. जो सॉफ्टवेयर डेवलप की जा रही है, सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, उसका पर्पस अंडरस्टैंड किया जाए. फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जाए ताकि यूज़ किया जा सके. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में तीन मेजर स्टेप्स हैं. रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन करना और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट करना. जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस सारे को गैदर करने के लिए आप डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करते हैं. उसमें फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है. तो रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं हम फर्स्ट पार्ट में सिस्टम के लिए. उसमें हम मीटिंग करते हैं कस्टमर से, उसकी मार्केट रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, उसके फीचर्स चेक करते हैं, उसकी डिमांड को एनालिसिस करते हैं. उसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफ्रेंशिएट करते हैं. फंक्शनल रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी से डिपेंडेंट है. डेवलपर क्या कर सकता है, वो प्रोडक्ट को अनेबल कर सकता है यूज़र के लिए ताकि वो अपने काम टास्क परफॉर्म कर सके. नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया जजमेंट किया जाता है ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर. इट डिस्क्राइब दैट हाउ वेल द सिस्टम परफॉर्म ड्यूटी. जो सिस्टम हमने डेवलप किया है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म भी कर रहा है कि नहीं. तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में फंक्शन रिक्वायरमेंट आ जाती है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग में नेक्स्ट आपके पास रिक्वायरमेंट वैलिडेशन है. जितनी रिक्वायरमेंट आपने गैदर की है वैलिडेट भी है कि नहीं. तो वैलिडेशन इन कंसर्न विद एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट टू क्लियरफाई द मीट द इंटेंशन ऑफ स्टेक होल्डर्स की जो इंटेंशन है वो मीट भी कर रही है कि नहीं. वैलिडेशन डिफरेंट फ्रॉम वेरिफिकेशन in the sense that the verification occurs when the requirement have accept. जब रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट होगी तो आपकी वैलिडेशन डिफर कर सकती है कि नहीं. इन रिक्वायरमेंट वैलिडेशन द requirements allocated are reviewed to check the requirements are complete or accurate. जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो चेक करेंगे कि वो रिव्यू भी हो सकती है कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें आपकी वैलिडेशन में होंगी और वैलिडेट करने के बाद आपका नेक्स्ट फेज़ आएगा. तो फर्स्ट आपके पास था रिक्वायरमेंट गैदर करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसको वैलिडेट चेक करना और लास्ट में उन सारी चीज़ को मैनेज करना. तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे. परफॉर्म टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर कंटिन्यूज टू मीट द एक्सेप्शन ऑफ एक्वायर एंड यूज़र. जो एक्वायर है यानी कि जो एंड यूज़र है वो, और जो आपका मैनेजमेंट लेवल का यूज़र है
वो दोनों अपनी डिटेल यहाँ पे गैदर करेंगे, इंफॉर्मेशन चेक करेंगे कि वो मीट भी कर रहे हैं कि नहीं जो आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं हम। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट नीड्स टू गैदर न्यू रिक्वायरमेंट दैट अरेज फ्रॉम चेंजिंग द एक्सेप्शन। वो न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे जिससे आपकी चेंजिंग में एक्सेप्शन आएगी, न्यू रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होंगे और अदर रिसोर्सेज में चेंजिंग आएगी। एग्जाम्पल एग्जामिनेशन सिस्टम की अगेन डेवलपमेंट टीम गैदर करेगी इंफॉर्मेशन और इंटरव्यू करेगी यूज़र से, गिविंग क्वेश्चनेयर देगी और वहाँ से वो उन क्वेश्चनेयर के डिपेंड पे कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगी और आपका कंप्लीट यहाँ तक इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी। फिफ्थ फेज तक आपकी ऑलमोस्ट 50% प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो जाता है, रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन गैदर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता है आपका डिज़ाइनिंग का। डिज़ाइनिंग के लिए दो मेन मेथड यूज़ होते हैं, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो डिज़ाइनिंग फेज़ में आर्किटेक्चर फेज़ होता है, इसमें आप पूरे सिस्टम का एक फ़्लो डिज़ाइन करते हैं, डेटा का फ़्लो डिज़ाइन करते हैं और प्रोजेक्ट की डिटरमाइन करते हैं, लॉजिकल डिज़ाइन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। उसके बाद आप यूज़र के इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, प्रोजेक्ट टीम को डिज़ाइन मॉकअप डिज़ाइन करके देते हैं जिसमें आप कोडिंग करते हैं और इंटरफेस एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की मदद से आप अपने तमाम टास्क परफॉर्म करते हैं। एल्गोरिदम में आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एल्गोरिदम की डेफिनेशन लिखी है, एल्गोरिदम इज अ स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट हुआ, रीड मार्क्स, इफ कंडीशन अप्लाई होगी पास कर देगा, एल्स फेल कर देगा और एंड हो गया। सेम नेक्स्ट आपके पास फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट कहते हैं कि डायग्राम पिक्चर प्रेजेंटेशन होती है उसकी, ये आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं, ये शेप यूज़ करते हुए आप इस तरह का फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो फ्लो चार्ट प्रेजेंट करता है आपके मुख्तलिफ सिंबल से, जो आप ये कोड करते हैं एल्गोरिदम वाला उसको आप पिक्चर में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर है, स्टार्ट रीड मार्क्स करेगा, मार्क्स की कंडीशन चेक करेगा, पास प्रिंट कर देगा, नहीं तो फेल प्रिंट कर देगा और स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कोडिंग का। कोडिंग में आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हुए उसकी कोडिंग करेंगे, हार्ड कोड कोडिंग होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास सी प्लस प्लस है तो सी प्लस में आप इस तरह कोड करेंगे और यहाँ तक आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग में आप जितने भी फेजेस हैं वो चेक करेंगे, उसमें कोई भी मिस्टेक है वो चेक करेंगे, उसको एरर्स को रिमूव करेंगे, डिबगिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे डिफरेंट टेक्निक से, क्वालिटी एश्योरेंस वाले टेस्ट करेंगे और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट जब प्रोजेक्ट हो जाएगा तो आप उसको जाके डिप्लॉय करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसकी कंप्लीट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसको इंस्टॉल कर देंगे कंप्लीट। अगर ओल्ड सिस्टम है तो उसको अपग्रेड कर देंगे और उसके बाद आप डिफरेंट तरीके से अगेन चेक करेंगे। जब आप कंप्लीट चेक कर लेंगे तो आपको प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट रन शुरू हो जाएगा। डिप्लॉयमेंट के यहाँ पे मेथड दिए गए हैं, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट है, पैरेलल है और फेज़ है। डायरेक्ट में आप डायरेक्ट जाके ओल्ड सिस्टम में कम्प्लीटली ड्रॉप करके न्यू सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे। पैरेलल में ओल्ड और न्यू मेथड दोनों सिस्टम चलेंगे और इससे आपका जो डेटा है वो लॉस नहीं होगा और आप ग्रेजुअली न्यू फेज़ में यानी ये न्यू सिस्टम में आ जाएंगे। फेज़ में ये होता है कि आप ग्रेजुअली कुछ कुछ फेज़ अपडेट करते जाते हैं और ग्रेजुअली आप करते हुए एक टाइम आता है हम न्यू सिस्टम में डेवलप हो जाते हैं। इससे आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती या डिस्ट्रॉय नहीं होती और डेटा आपका सेव रहता है। फोर्थ है पायलट। पायलट में मेथड में ये है कि आप इम्प्लीमेंट करते हैं न्यू सिस्टम को, इंस्टॉल करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ़ यूज़र के लिए और जब वो सिस्टम चेक हो जाता है, वो लेट हो जाता है तो आप ग्रेजुअली उसमें अपडेट कर देते हैं न्यू सिस्टम में। तो ये पायलट ऑप्शन होता है। ये एक पिक्चर डिज़ाइन है, ओल्ड सिस्टम न्यू सिस्टम, ओल्ड सिस्टम न्यू सिस्टम। ये आपको डिफरेंट है, डायरेक्ट बताया हुआ है, कट ओवर, पैरेलल ऑपरेशन, पायलट ऑपरेशन और फेज़ ऑपरेशन। ये इस तरह होता है, ये कलर डिफरेंशिएट से आपको क्लियर हो जाएगा। और टेंथ आ जाता है लास्ट SDLC का फेज़ है जिसमें आप मेंटेनेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आप उसमें
एनुअल भी दे सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं, वीकली भी सपोर्ट दे सकते हैं। अगर कोई सिस्टम में एरर आता है या कोई मिस हैंडल होता है तो आप पूरा उस कंप्लीट प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के बाद मेंटेनेंस भी दे सकते हैं। तो ये था जी आपके पास कंप्लीट SDLC।